हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जहाँ तक हमको लगता है आप लोग ठीक ही होंगे। तो मैं कल मौलिक अधिकार के बारे में बताई थी। तो मौलिक अधिकार सबसे पहले किस देश में आया था, मौलिक अधिकार का विचार सबसे पहले किस देश में आया था, मौलिक अधिकार सबसे पहले लिखित मौलिक अधिकार कहाँ पे आया था। तो मैं आज शॉर्ट्स में उसे बता देती हूँ। सबसे पहले मौलिक अधिकार की बात ब्रिटेन में चली थी और ब्रिटेन में एक दस्तावेज बना था जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। उसमें लिखा गया था मौलिक अधिकार की बातें। उसके बाद सबसे पहले लिखित संविधान में जो मौलिक अधिकार लिखा था वो अमेरिका ने लिखा था। उसके बाद फ्रांस ने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया अपने संविधान में। उसके बाद इंडिया में मौलिक अधिकार की बात चली। इंडिया में सबसे पहले मौलिक अधिकार की बात बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में किया था। सबसे पहले इंडिया में बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में मौलिक अधिकार की मांग की थी। उसके बाद एनी बेसेंट जी ने मौलिक अधिकार की मांग की। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार की मांग की। उसके बाद मौलिक अधिकार के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें महात्मा गांधी जी ने मौलिक अधिकार की मांग की। तो मैं कल ये सब बता चुकी थी। आज मैं फिर अपने मौलिक अधिकार के चैप्टर पे आती हूँ और आज मैं सारे आर्टिकल्स बताऊंगी। जहाँ तक आर्टिकल्स है वहाँ तक मैं आपको बताऊंगी मौलिक अधिकार की। पहले भारत की आज़ादी के बाद संविधान सभा में भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का विस्तृत प्रावधान किया गया। भारत की आज़ादी के बाद संविधान सभा में मौलिक अधिकार का विस्तृत प्रावधान संविधान में भारत की संविधान में मौलिक अधिकार का विस्तृत प्रावधान किया गया। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। जहाँ तक मौलिक अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 और आर्टिकल्स 12 से 35 आती है। मौलिक अधिकार में भाग 3 और आर्टिकल्स 12 से 35 आती है। मौलिक अधिकार पहला आर्टिकल 12 में क्या प्रावधान किया गया मैं उसके बारे में बताती हूँ। राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। भारत की सरकार व संसद, दूसरा राज्य की सरकार, दूसरा राज्य की सरकार और तीसरा सभी स्थानीय प्राधिकारी या तीसरा सभी स्थानीय प्राधिकारी, चौथा अन्य प्राधिकारी। न्यायपालिका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। जहां तक न्यायपालिका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। अन्य प्राधिकारी सोम प्रकाश बनाम भारत तंत्र 1981, सोम प्रकाश बनाम भारत तंत्र 1981। सरकार के संसाधन राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है। सरकार के संसाधन, सरकार की कार्यविधि, सरकार के संसाधन, संचालन संसाधन या पूर्व इतिहास सरकार का हो, जिसमें पूर्व इतिहास सरकार का हो, ये मौलिक राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है और आर्टिकल 12 में है। एग्जाम्पल, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, दूसरा सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण। जहाँ तक ये इसमें सरकार की भागीदारी है, इसलिए ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ये सारे चीज राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 12 के बारे में आप हमको लगता है समझ गए होंगे। दूसरा आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में क्या प्रावधान किया गया मैं उसके बारे में बताती हूँ। भारत राज्य किसी ऐसी कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकार के खिलाफ है। आर्टिकल 13 में ये प्रावधान किया गया कि भारतीय के कोई भी राज्य किसी ऐसा कानून का प्रावधान नहीं करेगा जो मौलिक अधिकार के खिलाफ है। आर्टिकल 13(1) में जो क्या प्रावधान किया गया है, संविधान से पूर्व की विधियों के बारे में प्रावधान, आईपीसी, सीआरपीसी आदि। आर्टिकल 13 में ये प्रावधान 13(2)(1) में ये प्रावधान किया गया है कि संविधान की पूर्व की विधियां जैसे आईपीसी, सीआरपीसी आदि के बारे में प्रावधान आर्टिकल 13(1) में किया गया है। आर्टिकल 13(2) में क्या है, संविधान के लागू होने के बाद की विधियों के बारे में प्रावधान। आर्टिकल 13(2) में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के लागू होने के बाद की विधियों में प्रावधान किया गया है। जो कि संविधान लागू हो गया उसके बाद जितने विधि बनाए गए हैं वो आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत बनाया गया। आर्टिकल 13(3) में जो बताया गया उसके बारे में बताती हूँ। विधि की परिभाषा, आर्टिकल 13(3) में बताया गया विधि की परिभाषा के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, उपविधियां, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रूढ़ियां, प्रथाएं आते हैं। आर्टिकल 13(3) में विधि की परिभाषा के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, उपविधियां, नियम, विनिमय, अधिसूचनाएं, रूढ़ियां, प्रथाएं आदि आते हैं। अब पृथक्करणीयता का सिद्धांत मैं बता रही हूँ। पृथक्करणीयता का सिद्धांत में क्या दिया गया है, यदि कोई विधि मौलिक अधिकार के खिलाफ है तो उस विधि का सिर्फ वह हिस्सा अवैध घोषित किया जाएगा जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, संपूर्ण विधि नहीं। यदि कोई विधि मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो उस विधि का सिर्फ वह हिस्सा ही अवैध घोषित किया जाएगा जो हिस्सा गलत है। ऐसा ये नहीं कि संपूर्ण विधि को ही हम गलत साबित कर दें। अब दूसरा आता है आच्छादितता का सिद्धांत। आच्छादितता का सिद्धांत में क्या कहा गया है, संविधान से पूर्व की कोई विधियां
आच्छादिता का सिद्धांत में ये प्रावधान किया गया है, संविधान की कोई विधियां यदि मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो ऐसी विधि का मौलिक अधिकार आच्छादित कर लेती है। संविधान की पूर्व कोई भी विधियां अगर मौलिक अधिकार के विरुद्ध घोषित किया गया है तो ऐसी विधि को मौलिक अधिकार खुद ही आच्छादित कर देती है। और आर्टिकल 13(4) में क्या बताया गया, मैं इसके बारे में बताती हूँ। इस अनुच्छेद को 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से जोड़ा गया। आर्टिकल 13(4) को 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से जोड़ा गया। पहला शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार, शंकरी प्रसाद बनाम भारत तंत्र 1951 में केस हुआ। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत तंत्र 1951 में केस हुआ। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, मैं बताती हूँ। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान संशोधन को विधि के अंतर्गत नहीं माना। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान संशोधन को विधि के अंतर्गत नहीं माना। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965 संविधान संशोधन को विधि के परिभाषा के अंतर्गत नहीं माना। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान केस हुआ, उसमें 1965 में संविधान संशोधन को विधि के अंतर्गत नहीं माना। और तीसरा केस आया गोलकनाथ बाद 1967। गोलकनाथ बाद 1967 में जो केस हुआ वो संविधान संशोधन को विधि के अंतर्गत विधि के परिभाषा के अंतर्गत नहीं माना। जिस संविधान संशोधन को विधि के परिभाषा के अंतर्गत नहीं माना। और 24वें संविधान संशोधन 1971 किया गया। इसमें संविधान संशोधन को विधि के परिभाषा के अंतर्गत नहीं माना। गोलकनाथ केस जो हुआ था 1965 में, इसमें भी संविधान संशोधन को विधि के परिभाषा के अंतर्गत नहीं माना। और 24वें संविधान संशोधन 1971 किया गया। इसी में 24वें संविधान संशोधन 1971 किया गया और आर्टिकल 13(4) को जोड़ दिया गया, जिसमें संविधान संशोधन को विधि के तहत नहीं माना। इसमें भी संविधान संशोधन को विधि के तहत नहीं माना। और चौथा जो केस आया सन 1973 के केशवानंद केस आया बनाम भारत के बाद। सन 1773 के केशवानंद बनाम भारत के बाद में सर्वोच्च न्यायालय सन 1773 के केशवानंद बनाम भारत के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला? सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान संशोधन को विधि के अंतर्गत नहीं माना। सर्वोच्च न्यायालय ने भी संविधान संशोधन को विधि के अंतर्गत नहीं माना, परंतु मूलभूत ढांचा के सिद्धांत प्रस्तुत किए। इसने केशवानंद केस में सर्वोच्च न्यायालय ने मूलभूत ढांचा के सिद्धांत को प्रस्तुत किए। अतः सरकार संविधान संशोधन के माध्यम से मूलभूत ढांचा को प्रभावित नहीं कर सकते। इसमें बोला गया कि या तो संसद या सरकार कोई भी संविधान संशोधन के माध्यम से उस संविधान के मूलभूत ढांचा को प्रभावित ना करे। हाँ, संशोधन कर सकता है लेकिन उनके मूलभूत ढांचा को टच ना किया जाए, ये बताया गया। अब आर्टिकल्स के बारे में बताती हूँ। मैं इतना अनुच्छेद बता चुकी हूँ और आर्टिकल 13 का सभी फैक्ट्स मैं बता चुकी हूँ। जहाँ तक अब आर्टिकल 14 से 18 में जो प्रावधान किया गया है उसके बारे में मैं कल बताऊंगी। और आर्टिकल 14 से लेकर 18 समता एवं समानता का अधिकार आता है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 स्वतंत्रता का अधिकार आता है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 स्वतंत्रता का अधिकार आता है। आर्टिकल 23 से लेकर 28 धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 23 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। आर्टिकल 29 से लेकर 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आता है। आर्टिकल 29 से 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आता है। और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जहाँ तक आर्टिकल 31 जो था उसे वो संपत्ति का अधिकार था, उसे हटाकर 300 के ए में कर दिया गया और इसे मौलिक अधिकार से पूर्णतः हटा दिया गया। जय हिंद दोस्तों। जहाँ तक हमको लगता है ये वीडियो आपको अच्छा ही लगता है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज का सेशन बस इतना ही।